नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। घुमंतु विकास बोर्ड के गठन हेतु विमुक्त और घुमंतु समाज द्वारा लखनऊ में आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया। विमुक्त एवं घुमंतु समाज के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल को देखते हुए घुमंतु विकास बोर्ड के गठन हेतु विमुक्त एवं घुमंतु समाज द्वारा आभार कार्यक्रम किया गया। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड के गठन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधि बोर्ड के गठन के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश घुमंतु विकास बोर्ड का गठन विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया है। आप याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उस समय देशवासियों को कहा था कि बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर एक तबके को देंगे, बिना जाति के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के भेदभाव के बगैर। और उस समय उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र आज समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान का कारण बना है। और उत्थान की सी कहानी कि इस नई कड़ी का नाम है घुमंतु जाति विकास बोर्ड। वास्तव में जितनी भी घुमंतु जातियां वर्तमान में हैं देश के अंदर, यह सच है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण आजादी के बाद उन्होंने इस जाति को, जो अंग्रेजों की साजिश थी, जिन्होंने क्रिमिनल ट्राइब के रूप में इन्हें आपराधी घोषित किया था, उस कलंक को मिटा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1952 में देश के अंदर विमुक्त जाति इन्हें घोषित किया। याद करिए, अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब क्यों घोषित किया था? इसलिए क्योंकि इन जातियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। प्रतापगढ़ में कोतवाली पुलिस स्टेशन इलाके के मोहली मोहल्ले में भारी बारिश के दौरान लगभग 100 साल पुराना एक घर ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई, एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि जब घर का ढांचा गिरा तो परिवार के सभी 7 सदस्य एक ही कमरे में सो रहे थे और मलबे के नीचे दब गए। बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे, पीड़ितों को बाहर निकाला और घायल सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वालों में एक दंपत्ति, उनका बेटा, बहू और 2 बच्चे शामिल हैं। स्थानीय पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक मोहली गाँव निवासी प्रमोद श्रीवास्तव का मकान काफी पुराना और जर्जर हालत में था। घटना के समय परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे और मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए और मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। थोड़ी देर में पुलिस टीम, फायर ब्रिगेड और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस दुखद हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। और जब उठा मैं तो मैं देखा कि इतना मतलब शरीर हमारी मट्टी में दबी थी। उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं खाली उठ के तुरंत ही सबको देखा, सब दबे पड़े थे मेरे परिवार वाले। मैं अकेले ही पहले कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझसे उतना नहीं हो पाया। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अपने परिवार वालों को, सभी को इकट्ठा किया। परिवार वाले आए,
सब सर लोग आए तो कितने सर बजे आप लोग के साथ सो थे? हम लोग करीबन 10:30 बजे सो गए थे। आप कितने बजे उठे हैं तो ये देखे? ये कुछ 1:30 बजे देखे हैं हम। टोटल कितने लोग एक ही कमरे में सब लोग? एक ही कमरे में 7 लोग, 7 लोग। कितने आप 5 भी थे? हाँ, कौन-कौन लोग थे? हम थे, हमारी वाइफ थी, हमारे 2 पुत्र थे छोटे-छोटे और हमारे मम्मी, पापा, छोटा भाई एक। जो है 7 लोग हादसे का शिकार हुए हैं। कितने लोगों की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? आज रात 2 बजे थाना कोतवाली नगर पे सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम माहौली के प्रमोद श्रीवास्तव, जिनका लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, वे अपने परिवार के 6 अन्य सदस्य के साथ एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी रात में छत गिर गई जिसमें सभी लोग दब गए। मौके पे उनका एक पुत्र जो है मौके से बच के निकल गया था उसी समय, और बाकी वो और उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य मलबे में दब गए। पुलिस टीम और फायर टीम की सहायता से मलबे को हटाकर सभी 6 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हादसे की वजह क्या रही है सर? लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 100 वर्ष पुराना मकान था, जर्जर हालत में था और बरसात का मौसम था, ऊपर पानी भरा हुआ था, संभवतः इसी वजह से छत वहां की गिर गई थी। बाराबंकी के दरियाबाद के गुलचप्पा कला गांव में उस समय हाहाकार मच गया जब स्थानीय निवासी कलीम के मकान की दीवार गिर गई। हादसे में व्यक्ति के 7 साल के बेटे फुजैफा और 14 साल की बेटी हाजरा बानो की मौत हो गई। इसके अलावा 3 अन्य बच्चे भी इस हादसे में घायल हो गए। तीनों घायलों का उपचार सीएससी दरियाबाद में चल रहा है। मुस्लिम सलमान और अब्दुल मन्नान सगे भाई हैं और इसके मकान अलग अलग हैं। सुबह 5 बच्चे कलीम के घर के बगल की दीवार के पास दैनिक क्रियाकलाप कर रहे थे और तभी हादसा हो गया। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान चलाया। आगरा के ताजगंज स्थित हैंडीक्राफ्ट की दुकान में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। देखते देखते आग की लपटों ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया। अग्निशमन दल आग पर काबू पाने और इसे आसपास की दुकानों से फैलने में रोकने के प्रयास में जुटा। हादसे में दुकान में रखा लाखों रुपए का कीमती हैंडीक्राफ्ट सामान जलकर नष्ट हो गया और हालांकि कुल नुकसान का सटीक आंकलन बाद में हो सकेगा। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने दिवंगत बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के लखनऊ स्थित आवास पहुंचकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उमाशंकर सिंह के परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना भी व्यक्त की है। उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके लखनऊ के विपुलखंड गोमती नगर स्थित आवास पर रखा गया, जहां दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन किए गए और दोपहर 12 बजे के पश्चात उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास खनवर जनपद बरिया ले जाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार सम्पन्न हुआ है। विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार शाम दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वो लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। वे यूपी में बसपा के अकेले विधायक थे और बसपा सुप्रीमो मायावती के भरोसेमंद नेताओं में शुमार किए जाते थे। मायावती ने इस दौरान उमाशंकर सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की और सांत्वना दी। चेन्नई से नई दिल्ली जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में ट्रॉली बैग में मानव अवशेष मिलने से आगरा कैंट स्टेशन पर सनसनी फैल गई। बैग से दुर्गंध उठने पर यात्री ने इसकी जानकारी दी। ट्रेन के आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचने पर जीआरपी ने बैग को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा और बैग चेन्नई से रखे जाने की आशंका है। एक टीम जांच के लिए टीम चेन्नई भेजी जाएगी और आगरा कैंट स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची तमिलनाडु एक्सप्रेस की जनरल बोगी में जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रॉली बैग बरामद किया और बैग में पॉलिथीन में लिपटे हुए मानव अंग मिले। यात्री ने बताया कि बैग से तेज दुर्गंध उठने के कारण बोगी में सवार अन्य यात्री भी दूसरी जनरल बोगी में सवार हो गए और सीओ जीआरपी राजेश दीक्षित ने बताया कि ट्रेन में बुलंदशहर निवासी विशाल नामक यात्री ने ग्वालियर से पहले हेल्पलाइन नंबर 139 पर सूचना दी थी और ट्रॉली बैग में मृतक का पैर का पंजा और पेट का कुछ हिस्सा मिला है। वे काले पड़ चुके थे, जो पॉलिथीन का रैपर मिला है वह भी चेन्नई का है। आशंका है कि बैग चेन्नई से ही ट्रेन में रखा गया है और किसी व्यक्ति की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए शव को टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाने की आशंका है। उन्होंने बताया कि जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमें चेन्नई भेजी जा रही हैं। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राजपाल यादव के ऋण नहीं चुकाने पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंडा स्थित उनकी 3 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति को नीलाम करेगा। ऋण वसूली के लिए संपत्ति कुर्क कर नीलामी करने का नोटिस बैंक की ओर से शाहजहांपुर कचहरी के नजदीक स्थित उनके एक अन्य प्लॉट के बाहर भी चस्पा किया गया है। राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव और मां गोदावरी देवी पर बैंक का करीब 16 करोड़ 61 लाख रुपए का ऋण बकाया है और ऋण की धनराशि जमा नहीं किए जाने पर मुंबई ऋण वसूली न्यायाधिकरण की ओर से नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी नोटिस में कहा गया है कि नीलामी में राजपाल यादव के बंडा स्थित पैतृक गाँव कुंडरा की जमीन, उस पर बने रहे भवन और मुंबई समेत अन्य स्थानों पर स्थित फ्लैट शामिल किए गए हैं और बंडा में स्थित संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ 10
10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्थानीय प्रबंधन अनुज वर्मा के अनुसार न्यायाधिकरण के आदेश के तहत संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और इसी क्रम में शाहजहांपुर स्थित अभिनेता की संपत्ति पर नोटिस चस्पा किया गया है। संपत्ति की नीलामी 9 सितंबर को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक संदिग्ध गैंगस्टर मारा गया, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक एसपी एनपी सिंह ने कहा कि मुकीम काला गिरोह का कथित सदस्य फुरकान शामली के झिंझना थाना क्षेत्र के रगना गाँव के पास मुठभेड़ में मारा गया है। उन्होंने बताया कि फुरकान हत्या, लूट और अन्य गंभीर अपराधों के 2 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित था और उस पर 2014 में कैराना में व्यापारी विनोद सिंघल की हत्या में शामिल होने का भी आरोप था। सिंह के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल हरमेंद्र गोली लगने से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक कार्बाइन, एक पिस्तौल, 20 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। मारा गया सर, क्या पूरा मामला? आज दिन में लगभग 12 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थाना झिझाना पे एसएचओ वीरेंद्र कसाना जी को कि एक हमारे यहाँ का रिवार्डेड बदमाश है जिसका नाम फुरकान सनाफ फैमू है। वो अपने साथी के साथ में रंगाना गांव के बगल में पोल्ट्री फार्म पे आया हुआ। कल उन्होंने सूचना दिया अपने स्वाट प्रभारी राहुल सिसोदिया को और हमारे एसओ बाबरी को। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहां आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही इन लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, एसएचओ हमारे झिझाना वीरेंद्र कसाना जी और हमारे एसओ बाबरी कुलदीप, इनके बीपी जैकेट में गोली लगी, बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोगों को उठा के सीएससी ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने सीएससी ऊन भिजवाई इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान पुत्र फैमू है और जिसपे लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इस पे जोन महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए रिवार्ड घोषित किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि ये कन्विक्टेड अपराधी है, जिस 10 साल की सजा हो चुकी पहले से इसको, और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया था। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी मांगने के चक्कर में और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए भी थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन 9 mm बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है। करीब 20-22 जिंदा कारतूस हैं, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से हैं। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिसपे नंबर प्लेट नहीं है। तो एक बड़ा कुख्यात अपराधी है और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, जिसकी मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये। आज यहाँ पहुँचा है सर, कितने कारतूस, कितने राउंड गोलियां थी सर और क्या करने को आया था? बेसिकली ये हमें लगता है कि जो मैंने आपसे कहा कि बीच बीच में आता रहता था ये, अपने टारगेट ढूंढते आ रहा टारगेट को लेकर के ये। तो आज ये रंगाना गांव में आया था क्योंकि अब इसका ऑपरेशन का एरिया भी ये था ये, और तभी जानकारी हमारे एसएचओ को यहाँ से सूचना ने फोन पे दे दिया और जानकारी एसएचओ को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है। तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया, हमारी टीम यहाँ पे आई और इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से घायल, जहाँ की मौत हो गई है ये। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।